हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है। ये एनसीईआरटी पॉलिटी का डिस्कशन है और हम लोग एमसीक्यू डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले वाले सेशन में प्रश्न संख्या 30 तक हम लोगों ने जो है डिस्कस किया था और आज का जो सेशन है इसको भी प्रश्न संख्या 30 से ही स्टार्ट करेंगे। तो चलिए, प्रश्न संख्या 30 में जो पूछा गया है, आप अगर इसका जवाब जानते हैं तो कमेंट करके बता सकते हैं। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की जो संकल्पना है किस देश के संविधान पर आधारित है? जो भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, इसकी जो संकल्पना है किस देश के संविधान से लिया गया है? इसका सही जवाब हो जाएगा आयरलैंड। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की जो संकल्पना है वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। 31 है, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? वेलफेयर स्टेट का जो उद्देश्य है आपको बताना है। इसका जवाब अगर आपको मालूम है तो कमेंट कीजिए। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है अधिकतम लोगों का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना। देखिए, भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्यों के उद्देश्यों की पूर्ति संविधान के भाग 4 के अंतर्गत अगर बात करें तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 36 से 51 के अंतर्गत जो है इसकी झलक मिलती है और इन अनुच्छेदों के माध्यम से अधिकतम लोगों का जो है अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाता है। जैसे समान कार्य के लिए महिला और पुरुषों को समान वेतन देना, कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना, ये सभी वेलफेयर स्टेट के उद्देश्य हैं। प्रश्न संख्या 32 है, मूल कर्तव्यों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? जो मूल कर्तव्य है इसका वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 51A में। याद रखिएगा, मूल संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों का उल्लेख नहीं था। इसे सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश के आधार पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान में एक नया भाग 4 क में अनुच्छेद 51 क जोड़कर नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया। तो किस समिति के सिफारिश पर इसको जोड़ा गया? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। कब? तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा भाग 4 क में और अनुच्छेद 51 क। और जो मूल संविधान था, मतलब जब इसको जोड़ा गया था उस समय 10 मूल कर्तव्य थे, लेकिन 11वां मूल कर्तव्य को 2002 में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया और इस प्रकार वर्तमान में कुल 11 मूल कर्तव्य हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को सोवियत संघ यानी रूस के संविधान से लिया गया है। इसके बाद है, समान नागरिक संहिता किस राज्य में लागू है? समान नागरिक संहिता किस राज्य में लागू है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, गोवा में। देखिए, अगर बात करें तो समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंतर्गत सिविल मामलों जैसे विवाह, तलाक और उत्तराधिकार आदि के संबंध में सभी धर्मों के लिए समान कानून लागू होता है। भारत के गोवा राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 के अंतर्गत सभी नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता का जो है प्रावधान किया गया है। प्रश्न संख्या 34 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया है? इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 40, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। इसके बारे में देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान किया गया है। इसके अंतर्गत राज्य ग्राम पंचायतों के गठन के लिए आवश्यक कदम उठाएगा, उन्हें ऐसी शक्तियां यानी पावर्स और अथॉरिटी प्रदान करेगा जो उन्हें सेल्फ गवर्नमेंट यानी स्वायत्त शासन के इकाइयों के रूप में कार्य करने के लिए आवश्यक हो। 35 नंबर प्रश्न में पूछा गया कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 43 क में वर्णित उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी किससे संबंधित है? बताइए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 43 क में वर्णित उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी किससे संबंधित है? इसका सही जवाब हो जाएगा, बताइए ऑप्शन। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। याद रखिएगा, अनुच्छेद 43 क के अनुसार अगर बात करें तो राज्य किसी उद्योग में लगे हुए उपक्रमों या संगठनों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाएगा और इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जोड़ा गया।
इसके बाद अगर बात करें तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में जो शामिल होते हैं, कौन कौन से लोग शामिल होते हैं? राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के जो सदस्य होते हैं कौन कौन होते हैं बताइए। तो देखिए, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, सभी राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली तथा पुदुचेरी के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, यानी 1, 3 और 4। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। इसके बारे में अगर बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन ऐसे निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाएगा जिसमें संसद के दोनों सदनों का इलेक्टेड मेंबर, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली तथा पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य सम्मिलित होंगे। दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य 1992 में जो है 70वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा इसको जोड़ा गया था, इस शब्द को। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 37 में पूछा गया कि भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रपति। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष होते हैं वो राष्ट्रपति होते हैं। संविधान के अनुच्छेद 53(1) के अनुसार, यानी 53(1) के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, ठीक है, और इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या ये अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। अनुच्छेद 53(2) के अनुसार राष्ट्रपति संघ के सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है, याद रखिएगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 38 है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? इसका सही जवाब है संसद के सदस्यों के द्वारा, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। इसके बारे में एक बार देख लेते हैं। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 66(1) के अनुसार अगर बात करें तो जो उपराष्ट्रपति हैं, वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्यों से मिलकर गठित होने वाले इलेक्टोरल कॉलेज यानी निर्वाचक मंडल के द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार जो है एकल संक्रमणीय मत के द्वारा जो है किया जाता है। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट पद्धति के द्वारा किया जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। प्रश्न संख्या 39 है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है, किसके द्वारा? भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, संसद के द्वारा, याद रखिएगा। देखिए, अगर बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 61 के अनुसार अगर बात करें तो संविधान के अतिक्रमण के आधार पर महाभियोग चलाकर जो है इंपीचमेंट चलाकर राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। महाभियोग का जो प्रस्ताव है संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, परंतु ऐसा प्रस्ताव लाने से पूर्व कम से कम 14 दिनों की लिखित सूचना राष्ट्रपति को देनी आवश्यक होता है। महाभियोग के लिए एक संकल्प जो है प्रस्तुत मतलब करना होगा जिस पर उस सदन की कुल सदस्य संख्या का कम से कम 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर हो और उसे उस सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित किया गया हो। प्रश्न संख्या 40 में पूछा गया है कि भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग है? भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग होता है? इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा संसद। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। देखिए, अगर बात करें तो भारत का राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न अंग होता है। अनुच्छेद 79 के अनुसार संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी, जिसके नाम राज्यसभा, लोकसभा होंगे। तो जो मतलब कि जो अभिन्न अंग है, भारत का जो राष्ट्रपति होते हैं संसद का एक अभिन्न अंग होते हैं। संसद में जो शामिल होते हैं वो होता है काउंसिल ऑफ स्टेट और हाउस ऑफ द पीपल, यानी राज्यसभा, लोकसभा और प्रेसिडेंट। 41 है, राष्ट्रपति का अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहता है? राष्ट्रपति का अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहता है? इसका सही जवाब हो जाएगा 6 माह। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। अगर बात करें तो अनुच्छेद 123 के अनुसार राष्ट्रपति को जो है ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति दी गई है। राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग उस समय करता है जब संसद का कोई एक सदन या दोनों सदन सत्र में न हो। यदि राष्ट्रपति को ऐसा विश्वास हो जाता है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनमें तुरंत कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है, तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है।
राष्ट्रपति के द्वारा जारी अध्यादेश 6 माह के लिए लागू रहता है, परंतु संसद के सत्र प्रारंभ होने के 6 सप्ताह के अंदर यदि अध्यादेश को ऑर्डिनेंस को स्वीकार करने वाला प्रस्ताव पारित हो जाता है तो वह अधिनियम बन जाता है। तो 6 माह के अंदर। 42 है, भारतीय संविधान में संसदीय शासन व्यवस्था किस देश से जो है ली गई है? भारतीय संविधान में संसदीय शासन व्यवस्था किस देश से ली गई है? इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ब्रिटेन के संविधान से, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। देखिए, भारतीय संविधान अगर बात करें तो भारतीय संविधान में संसदीय शासन व्यवस्था ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। संसदीय शासन का जो उद्भव है ब्रिटेन में हुआ, इसीलिए ब्रिटेन की संसद को संसद की मां, मदर ऑफ ऑल पार्लियामेंट्स कहते हैं। वेस्टमिंस्टर मॉडल शासन की एक लोकतांत्रिक संसदीय व्यवस्था है जो सैकड़ों वर्षों के काल में ब्रिटेन में विकसित हुई। इस व्यवस्था का नाम लंदन के पैलेस ऑफ वेस्टमिंस्टर पर आधारित है, जहां पर ब्रिटेन की संसद स्थित है। इसीलिए वेस्टमिंस्टर का अर्थ है कि सरकार का जो स्वरूप है वो संसदीय है। इसके बाद 43 है, लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, बताइए, 550। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, अगर बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 81 के अनुसार, आर्टिकल 81 के अनुसार लोकसभा की अधिकतम संख्या 552 है, जिसमें लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या 550 होती है, जिसमें राज्यों से 530 सदस्य तथा केंद्र शासित क्षेत्रों से 20 सदस्य हो सकते हैं। किंतु वर्तमान में निर्वाचित सदस्यों की संख्या 543 है, जिसमें 530 सदस्य राज्यों से और 13 सदस्य केंद्र शासित क्षेत्रों से हैं। 44 नंबर है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं, जो मेंबर होते हैं, इनका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? बहुत ही आसान सा सवाल है, बहुत बार पूछा गया है। तो राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं, इनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। देखिए, अगर बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 83(1) के अनुसार राज्यसभा एक जो है अस्थायी सदन है, उसका विघटन नहीं किया जा सकता। ठीक है, और इसके सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है, और इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर क्या होते हैं? सेवानिवृत्त हो जाते हैं। 45 है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। देखिए, संविधान के भाग 5 अनुच्छेद 148 से 151 तक भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 148(1) के अनुसार अगर बात करें तो भारत का एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। यह संघ एवं राज्यों के तथा किसी अन्य प्राधिकारी या निकाय के लेखाओं का परीक्षण कर अपनी रिपोर्ट संघ में राष्ट्रपति तथा राज्यों में राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत करता है। इसके बाद अगर बात करें तो देखिए, नेक्स्ट है 46, मंत्री परिषद में शामिल नहीं है। कौन मंत्री परिषद में शामिल नहीं होते हैं? तो याद रखिएगा, मंत्री परिषद में जो शामिल नहीं है वो होते हैं कैबिनेट सचिव। मंत्री परिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राजमंत्री, स्वतंत्र प्रभार और उप मंत्री सम्मिलित होते हैं। अनुच्छेद 75(1) क के अनुसार अगर बात करें तो मंत्री परिषद में मंत्रियों की कुल संख्या प्रधानमंत्री सहित लोकसभा के कुल सदस्य संख्या का 15% से अधिक नहीं होगी। इसे 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा जोड़ा गया था। इसके बाद अगर बात करें तो प्रश्न संख्या 47 है, प्राक्कलन समिति संसद के किस सदन के सदस्यों से गठित की जाती है? प्राक्कलन समिति संसद के किस सदन के सदस्यों से गठित की जाती है? तो देखिए, इसका सही जवाब हो जाएगा लोकसभा के सदस्यों से। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। जो एस्टिमेट कमिटी होता है, यह एक अस्थायी और सबसे बड़ी संसदीय समिति है, और इसमें 30 मेंबर होते हैं, और इसके सभी सदस्य लोकसभा के सदस्य होते हैं, लोकसभा से चुने जाते हैं। इसका अध्यक्ष इन्हीं सदस्यों में से जो है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो अध्यक्ष कौन नियुक्त करता है? लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा के सदस्यों में से। 48 है, केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय कौन थे?
केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? इसका सही जवाब हो जाएगा विट्ठल भाई पटेल। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, विट्ठल भाई पटेल। देखिए, केंद्रीय विधानमंडल का गठन 1921 में हुआ था। 1925 में विट्ठल भाई पटेल इसके प्रथम भारतीय अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे, जबकि इसके प्रथम अध्यक्ष 1921 में फ्रेडरिक व्हाइट थे। कौन? फ्रेडरिक व्हाइट। 49 है, एक वर्ष में संसद की कम से कम कितनी बैठकें आवश्यक है? 1 ईयर में कम से कम संसद की कितनी बैठकें जो है आवश्यक है? तो याद रखिएगा 2 बार। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। संविधान के अनुच्छेद 85 के अनुसार अगर बात करें तो राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को अधिवेशन के आहूत करेगा, किंतु उसके एक सत्र की जो अंतिम बैठक है, लास्ट सिटिंग जो होता है, अगले सत्र के प्रथम बैठक यानी फर्स्ट सिटिंग के बीच 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। यानी एक वर्ष में कम से कम 2 सत्रों का आयोजन किया जाना आवश्यक होता है। भारत की संसदीय परंपरा में एक वर्ष में सामान्यतः 3 सत्रों का आयोजन किया जाता है। बजट सत्र फरवरी से मई के बीच, मानसून सत्र जुलाई से सितंबर के बीच और शीतकालीन सत्र नवंबर से दिसंबर के बीच। ये 3 सत्र हैं। तीनों सत्रों को याद रखिएगा कब कब ये सत्र जो है चालू होते हैं, ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन, बताइए, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 1952 में। लोकसभा का प्रथम आम चुनाव 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक लगभग 4 माह तक चला था, 4 मंथ तक। 489 स्थानों यानी 489 स्थानों के लिए चुनाव हुए। जीवी मावलंकर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष चुने गए। इसके बाद 51 है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति का जो प्रावधान है वो संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 75। देखिए, अगर बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 75(1) के अंतर्गत प्रधानमंत्री की नियुक्ति यानी प्रधानमंत्री की जो अपॉइंटमेंट होता है राष्ट्रपति करेगा, और अन्य मंत्रियों की जो अन्य मंत्री होते हैं इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के जो है सलाह पर करेगा। 52 है, भारत में अवशिष्ट शक्तियां किसमें निहित है? भारत में अवशिष्ट शक्तियां जो है किसमें निहित है ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा केंद्र सरकार में। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। अगर बात करें तो भारत में जो अवशिष्ट विधायी शक्तियां हैं केंद्र सरकार में निहित होता है, और इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 248 में किया गया है। इसका संबंध किस आर्टिकल से है? 248 से। देखिए, इन विषयों पर विधि बनाने का जो अधिकार है संसद को है, और अवशिष्ट विधायी शक्तियों से तात्पर्य ऐसे विषयों पर विधि बनाने की शक्ति से है जिसका उल्लेख संविधान के 7वीं अनुसूची के किसी भी सूची के अंतर्गत नहीं किया गया है। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का प्रावधान कनाडा के संविधान से लिया गया है। 53 है, सरकारिया आयोग का गठन किस विषय पर सुझाव देने के लिए किया गया था? सरकारिया आयोग का गठन किस विषय पर सुझाव देने के लिए किया गया था? 53 का सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा केंद्र राज्य संबंध। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, अगर बात करें तो भारत सरकार ने 1983 में रणजीत सिंह सरकारिया की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति सरकारिया आयोग का गठन किया गया। इसके अन्य सदस्य सीयू रमन और एस.आर. सेन थे। इस आयोग का गठन केंद्र और राज्य संबंधों की वर्तमान व्यवस्था की समीक्षा करना था, और इसके संबंध में आवश्यक जो है संतुतियां देने के लिए किया गया था, और जिसने 1988 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट जो है वह है आपका 54। कैबिनेट का क्या अर्थ होता है? कैबिनेट का मतलब क्या है, क्या तात्पर्य है, आप बताइए। कैबिनेट का मतलब है कैबिनेट स्तर के मंत्री से। मूल संविधान में कैबिनेट या मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग नहीं किया गया था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा मंत्रिमंडल शब्द का पहली बार प्रयोग अनुच्छेद 352 के अंतर्गत किया गया। मंत्रिमंडल का आशय मंत्रियों के उस समूह से है जिसमें प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के कैबिनेट स्तर के मंत्री शामिल होते हैं। मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री शामिल होते हैं, जबकि मंत्रिमंडल के केवल कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं। याद रखिएगा। तो मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल में क्या अंतर है आपको डिफरेंट याद रखना है, यहां से कई बार प्रश्न पूछे गए हैं।
55 नंबर है, उप प्रधानमंत्री के पद का सृजन हुआ था, बताइए किसके अंतर्गत या कब हुआ था? उप प्रधानमंत्री के पद का जो सृजन है कब हुआ था? इसका सही जवाब क्या होगा? तो देखिए, संविधान के प्रावधानों से हटकर इसका जो उप प्रधानमंत्री का जो पद है इसका सृजन हुआ, तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, संविधान के प्रावधानों से हटकर। भारत के संविधान में डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के पद का कोई प्रावधान नहीं था, किंतु समय समय पर राजनीतिक कारणों से जो है रूलिंग पार्टी के द्वारा संविधान के प्रावधानों से हटकर उप प्रधानमंत्री के पद का सृजन किया गया। जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्रित्व काल में सरदार वल्लभ भाई पटेल को उप प्रधानमंत्री जो है नियुक्त किया गया था। 56 है, राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा, बताइए, राज्य सरकार का जो संवैधानिक प्रमुख होता है वो होते हैं राज्यपाल। संविधान के अनुच्छेद 154 के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति एग्जीक्यूटिव पावर राज्यपाल में निहित होती है, जिसका प्रयोग वह संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा, और इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें तो 57 नंबर जो प्रश्न पूछा गया कि संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है? संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है? इसका सही जवाब क्या होगा, बताइए। इसका सही जवाब है अनुच्छेद 200, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। संविधान के अनुच्छेद 200 के अनुसार अगर बात करें तो जब कोई विधेयक पारित करने के पश्चात राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो राज्यपाल को यह अधिकार है कि वह विधेयक पर अपनी अनुमति दे या ना दे, या राष्ट्रपति के विचार के लिए उस विधेयक को वो रिजर्व कर ले, आरक्षित कर ले। 58 है, किसी राज्य का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? किसी राज्य का प्रथम विधिक अधिकारी कौन होता है? इसका सही जवाब क्या होगा? किसी राज्य का प्रथम विधि अधिकारी महाधिवक्ता होता है, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। संविधान के अनुच्छेद 165(2) के अनुसार प्रत्येक राज्य का राज्यपाल उस जो कह सकते हैं कि प्रत्येक राज्य का जो राज्यपाल होता है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए योग्यता रखने वाले किसी व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल नियुक्त कर सकता है। यह राज्य सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है और इसके वेतन और भत्तों का निर्धारण राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। 59 है, भारतीय संविधान के अनुसार अगर बात करें तो राज्यों की विधायिका में कौन कौन सम्मिलित होता है? राज्यों की विधायिका में जो सम्मिलित होते हैं, कौन कौन सम्मिलित होते हैं, आप बताइए। तो राज्यों की विधायिका में राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद, जहां इसका अस्तित्व है, ये लोग शामिल होते हैं, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। अनुच्छेद 168(1) के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक विधान मंडल होगा जो कि राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद से मिलकर बनेगा। विधान परिषद यानी जहां इसका अस्तित्व है वहां, उसके बारे में बात की जा रही है। प्रश्न संख्या 60 है, भारत में किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन है? भारत में किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला है, बताइए। सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू भारत की प्रथम महिला हैं जिन्हें राज्यपाल के पद पर नियुक्त किया गया था और 15 अगस्त 1947 से 2 मार्च 1949 तक उत्तर प्रदेश की ये राज्यपाल रहीं। इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और प्रश्न संख्या जो 61 है, यहां से हम लोग नेक्स्ट सेशन में आगे का जो प्रश्न होगा नेक्स्ट सेशन में डील करेंगे। अभी के लिए इतना ही। आप अपना प्रतिक्रिया देते रहिए, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। और जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या फेसबुक पेज या इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। या टेलीग्राम चैनल या टेलीग्राम जो क्विज ग्रुप है, आप उसका जो है जो टेलीग्राम चैनल है, जो टेलीग्राम में आप जाकर एजुकेशन एंड लर्निंग पॉइंट लिखकर आप सर्च कर सकते हैं, या एग्जाम फ्रेंजी लिखकर आप सर्च कर सकते हैं। अगर कोई लिंक में प्रॉब्लम आता है तो आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, हमें इजाजत दीजिए।